हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे का ब्लॉग है। संडे को मैंने बनाए थे कद्दूकस करके आलू के पराठे। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, फूले फूले बनते हैं। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिप्स बताऊंगी कैसे कि मेरा बाथरूम हमेशा ही क्लीन मिलता है, कैसे मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ और बर्तन बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बर्तन फटाफट धो लेती हूँ। मैं आपको इस साथ एक सांभर की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर सांभर मसाला नहीं भी है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर वो ट्रिक अपनाकर आप सांभर तैयार करते हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ संडे मॉर्निंग से। ये है मॉर्निंग का टाइम और मुझे ब्रेकफास्ट में बनाने हैं आलू के पराठे और लंच में बनाना है डोसा, सांभर और कोकोनट मूंगफली की चटनी। तो अभी मैंने जो बड़े वाले आलू थे उनको चढ़ा दिया प्रेशर कुकर में गैस पर उबलने के लिए। और डोसा की तैयारी एक दिन पहले हो जाती है। रात को ही मैंने 2 कटोरी चावल और 1 चम्मच मेथी दाना अच्छे से धुल के इसको पानी में सोख करके रख दिया था। और ये है मेरे पास उड़द की दाल, छिलके वाली दाल है। वैसे तो डोसे के लिए बनाई जाती है बिना छिलके वाली दाल, मेरे पास यही दाल थी तो मैंने 1/4 कप इसको भिगो दिया। डोसा की जो रेशो होती है 4:1। अगर 1 कटोरी चावल है तो 1/4 कप उड़द दाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हैं छोटे आलू, ये हमारे किचन गार्डन के हैं। कुछ आलू बचे पड़े हैं, गर्मी के कारण काफ़ी आलू ख़राब हो रहे थे। मैंने सोचा कि इन आलूओं की पीठी बना ली जाएगी डोसा के लिए, तो इनको भी चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। साथ ही साथ पराठों के लिए आलू, उसको भी छील करके रख लिया जाएगा और इन आलू को भी बॉयल करके ठंडा करके छील करके रख लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया ना, मेरे पास उड़द की दाल बिना छिलके वाली नहीं है, तो इसको 4-5 बार अच्छे से हाथ से मसल मसल के इनका सारा छिलका उतार लूँगी। इस उड़द की दाल में मैंने 1 चम्मच चना की दाल और 1 चम्मच तुअर दाल डाली, जिसको हम लोग तो अरहर की दाल कहते हैं, आम लोग इसको तुअर की दाल कहते हैं। दालों को अलग से धुल के इसको सोक करना होता है और जो चावल और मेथी दाना है उसको अलग से धुल के सोक करना होता है। उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फाइन पेस्ट, इसकी कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक रखनी है, ना ही ज़्यादा रनी रखनी है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाना है और इसका फाइन पेस्ट तैयार करते जाना है। चावल पूरे अच्छे से पिसे भी नहीं जाते और अगर हल्का सा दरदरा दाना रह भी जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि डोसा का जो बैटर होता है उसमें हल्का दरदरा दाना रहे तो अच्छी ही बात है, डोसा खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। तो थोड़े थोड़े चावल डालकर इसको मैं पीस लूँगी। ये काम एक दिन पहले, मतलब कि रात को तो सारा कुछ ये भिगोना होता है, उसके फिर 5-6 घंटे बाद फूलने के बाद दाल और चावल को अलग अलग पीस कर फिर इसको 8 से 10 घंटे के लिए रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए। लेकिन अभी गर्मी चल रही है ना, तो आराम से ये मेरा 1-2 बजे में मुझे डोसा बनाना है तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होने का पता क्या चलता है कि वो डबल हो जाता है। जितना मेरा बैटर अभी रेडी किया है ना, मैंने दाल भी पीस ली और चावल भी पीस लिए। अब इन दोनों को अच्छे से चम्मच से पूरे अच्छे से एक डायरेक्शन में इसको मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद अब कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो आप, ना तो ज़्यादा रनी है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ऐसी ही हमको चाहिए। जब डोसा बनाएंगे ना तब देख लेंगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा है कि पतला है। वैसे पतला नहीं रखना है क्योंकि फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आलू मेरे हो गए थे बॉयल। तो यहाँ हस्बैंड आए थे चाय बनाने के लिए, तो उन्होंने मेरे लिए भी 1 कप चाय बना के रख दिया है। तो मैं जा रही हूँ बाहर बैठ के चाय पीने के लिए, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, ठंडा मौसम हो गया है। दोनों ही कुकर हैं, आलू बॉयल हो गए, दोनों को मैंने निकाल दिया है, ढक्कन खोल दिया है और मैं लेके जा रही हूँ चाय। और काम करते करते ना थोड़ा रिलैक्सेशन फील करना भी ज़रूरी है, ताकि एनर्जी और डबल हो जाए, ताकि जो भी काम उसके नेक्स्ट हम करेंगे ना तो वो अच्छे से हो जाए। नहीं तो काम करते करते बोरियत फील होती है, ऐसा लगता है कि हम जैसे मशीन ही बन गए हैं, काम ही करे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आज का मौसम, बादल पूरे छाए हुए हैं, बारिश होनी है कि नहीं ये तो पता नहीं है। पहले ये मेरा फ्लेम वाइन का पौधा चेक करें, ये हमेशा नहीं खिलता है, मतलब कि पत्ते तो इसके बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये फूल दिख रहे हैं ना आपको ऑरेंज कलर के, कैमरा में पता नहीं कैप्चर हो रहे हैं कि नहीं। ये ऐसे मौसम में खिलते हैं, ना तो ज़रा गर्मी हो ना या धूप हो, ना ज़रा सर्दी में खिलते हैं। तो मुझे इसके फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है पटुल का
अलग अलग कलर की, इसकी तो मैंने वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई है। येलो है, इसमें रेड है, फूशिया कलर है, वाइट कलर के हैं। वाइट कलर के मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये गुड़हल का जो पौधा है मेरा, देसी गुड़हल है, ये भी इसी मौसम में खिल रहा है। आज से पहले इतने गुड़हल के फूल इस पौधे पर नहीं देखे मैंने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। पौधे लगाना, घर में पौधों से ही घर में को डेकोरेट करना, हरियाली, ग्रीनरी, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हम लोग बहुत सारे पौधे नए नए लेकर आते रहते हैं और पौधों की टेक केयर भी करते हैं। और एक आपको मैं दिखाऊंगी शम्मी। शम्मी का पौधे की वीडियो मैंने आपसे पहले भी शेयर करी थी कि इस साल ही शम्मी के पौधे पर ये बहुत अच्छे अच्छे फूल आने लग गए हैं। 2 शेड में फूल आता है, जो फ्रंट में रहता है येलो कलर का, और पीछे जो रहता है ये ब्राइट पिंक फूशिया शेड में रहता है। ये पौधे पर मुझे लग रहा था कि फूल नहीं आएंगे, लेकिन इस बार तो ये फाइनली आ ही गई। चाय पीने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के बाद डबल एनर्जी भी आ गई है, तो दोबारा कामों में जुट जाऊंगी। तो यही तरीका है जी, आप एनर्जेटिक होकर कैसे सारे कामों को अंजाम दे सकते हो। तो कुकर का प्रेशर तो निकल गया था, लेकिन आलू अभी भी गर्म है। ऊपर वाले आलू तो मैंने हाथ से उठा लिए थे, लेकिन नीचे वाले जो आलू में पानी भी था, थोड़ा गर्म था, तो वैसे नाइफ पे डिप करके ऐसे बाहर इसको निकाल रही थी। तो आपको पता ही है कि आलू के पराठे हम लोग खाते हैं किसी भी चटनी के साथ, जैसे धनिया हो मौसम के अकॉर्डिंग तो धनिया की चटनी बना लेते, धनिया टमाटर की बना लेते हैं, या कोकोनट चटनी बना लेते हैं, कुछ भी। लेकिन अब तो जो सीज़न है वह पुदीने का। पुदीना हमारे काफ़ी लगा, 2 तरह का लगा हुआ, कैमरे में कैप्चर हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो लाइट ग्रीन शेड है ना, उसका जो चटनी भी बनाओ, या जो मैंने गन्ने का जूस भी बनाया था आपके साथ ब्लॉग में शेयर करा था, वो ज़रा टेस्टी बनता है। जो डार्क शेड वाला थोड़ा पुदीने का पत्ता है, उसका थोड़ा सा ना कसैलापन आता है। तो यहाँ पर मैं कड़ी पत्ते भी तोड़ रही थी, क्योंकि मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट में चीला, तो चीले में मुझे ब्रेकफास्ट में ये बहुत ही अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता अगर मैं चीले में डाल देती हूँ, हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए। जिन लोगों ने वेट लूज़ करना है, अपने बाल अच्छे बनाने हैं, तो वो कड़ी पत्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ आटा भी गूँथ के रख दिया था, रात को आटा गूँथा था लेकिन ज़्यादा हो गया था, तो वो भी मैंने साइड में रख दिया था। और यहाँ पर बनानी चटनी। चटनी के लिए एक ही टमाटर लूँगी, क्योंकि टमाटर है जी बहुत महंगे। और इसमें डाल दूँगी 1 प्याज कट करके, और 2-3 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च, पुदीना। तो इसी से, और डाल दूँगी इसमें नमक। कोई जीरा पाउडर नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ भी नहीं डालूँ, कोई हल्दी नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ नमक डालूँगी और इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये चटनी हो जाएगी रेडी। थोड़ी ही चटनी बनाती हूँ ताकि उसी टाइम में कंज्यूम हो जाए। चटनियाँ जो ताज़ी बनी होती हैं ना, उसका टेस्ट ये लग आता है। चटनी स्टोर जब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन, वो भी डिपेंड करता है कि आपके घर में चटनी की कंजप्शन कितनी है। तो ज़्यादा चटनी बना कभी भी स्टोर ना करें। बस इसीलिए मैंने प्लास्टिक के बॉक्स में रखी, क्योंकि ये चटनी अभी फिनिश हो जाएगी, सबने खा लेनी है, फैमिली है तो सारी चटनी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी जी पहले मैंने ना बनाया था डोसे के लिए जो बैटर, तो तब भी मेरे हाथ से जैसे चावल लग गए, कभी दाल लग गए। तो ये जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो तभी मैं देख रही थी कि इसको साफ़ करना है, फिर सोचा है कोई बात नहीं, जब चटनी बनाऊंगी ना तब आके इसको साफ़ कर दूँगी। ये मैंने फाइनली टॉवल से, कुछ नहीं किया था, ऐसे ही इसको सूखे टॉवल से साफ़ कर दी, क्योंकि गीला था ना तब जो कुछ लगा हुआ था। गीली चीज़ को आप तुरंत साफ़ कर दोगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो आलूओं को यहाँ पर मैश कर रही हूँ मैं पहले गिलास से। तो ये ट्रिक मेरे दिमाग में पता कब आया, उससे 2 दिन पहले ना मैंने आलू, सूजी और आटे की ना पूड़ी बनाई थी, भरमा पूड़ी, बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनी थी। तो मैंने ना ये ट्रिक अपनाई थी कि आलूओं को अगर कद्दूकस किया जाए तो इससे ये पराठे एक तो सॉफ्ट बनते हैं, फूले फूले बनते हैं, और बिल्कुल भी कोई गांठ नहीं रहती। ये काम मुझे तभी कर लेना चाहिए था आलूओं को गिलास से मैश करने से पहले, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में नहीं आई। तो मैंने सोचा अभी भी टाइम है, ऐसे ही मैश करती हूँ, और वाकई ये ट्रिक बिल्कुल सफल हुई। तो सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आलूओं को आगे से आप जब भी, जैसे कि वो मेरे आलू डोसे की पीठी के लिए रखे हुए हैं ना, तो वो भी मैं ऐसे कद्दूकस करूँगी। तो वो भी पीठी बहुत अच्छी बनी थी, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं लगी और काम भी बहुत अच्छा से हो गया। यही तो हम चाहते हैं कि हमको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और ज़्यादा थकावट भी ना हो और टाइम भी कम लगे और हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो जाए। मसाले वही रेगुलर वाले मसाले हैं, इसमें नमक डाली है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च नहीं डाली है। लाल मिर्च का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, देगी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, वो भी सिर्फ ग्रेवी वाली सब्जियों में। और यहाँ पर डाल रही हूँ सब्जी मसाला, और इससे पहले मैंने डाला था चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। जीरा, अगर भुना जीरा हो तब तो मैं डाल लेती हूँ, और जीरा पाउडर इसमें नहीं डालती, थोड़ा सा कसैलापन हम लोगों को आ जाता है। प्याज का भी इस्तेमाल इसमें मैं नहीं करती हूँ। तो अब जी ये जो मेरी मसालेदानी है, इसको भी बार बार रखना, खोलना, करना, इसमें मेरे हाथ लग जाते हैं। कभी मिर्ची वाला हाथ, कभी पानी वाला हाथ, कभी तेल वाला हाथ, कभी सब्जी वाला। तो ये चीज़ें साथ ही साथ ना इनको साफ़ कर लिया जाए तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती है, और हमेशा ही आपका घर
साफ़, क्लीन, ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये था मेरा प्रोटीन शेक, ये भी मैंने पिया था, इसको मैंने रख दिया था पेंट्री में। मतलब ये चीज़ें जो होती हैं इनको साफ साथ साथ कर लिया जाए तो ठीक रहता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ अपना सेटअप बनाने के लिए आलू के पराठे। तो एक और मैंने इस बार एक और ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया है, वो ये था कि बच्चे कह रहे थे कि आलू का पराठा आप गोल क्यों बनाते हो, जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हो ना आप चौरस वाले, तो वैसे क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे ही बना के देखते हैं। तो एक तो आलू मैंने ऐसे कद्दूकस करके मैश कर लिए, कुछ वैसे हो गया, और कुछ मैंने ऐसे चौरस पराठा बनाया, और पराठे वाकई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने और फूले बने। इससे पहले आलू को अगर गिलास से मैश करती तो कोई ना कोई गांठ मेरी रह ही जाती थी। मुझे लगता था कि मेरे क्यों नहीं फूलते, कि हमारे घर का आटा है, लेकिन ये वो यही तो गलती करती थी कि मेरे आलू अच्छे से मैश नहीं हुए होते थे। तो ये ट्रिक आप भी ज़रूर फॉलो करिएगा कि आलूओं को आप कद्दूकस कर लीजिएगा, तो आपके पराठे भी ऐसे फूले फूले सॉफ्ट बनेंगे। अगर बच्चे हैं, बच्चों को भी ऐसे चौरस पराठा बना के दीजिएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा कि कुछ चेंज किया है। तो अभी तो अनिकेत आ गया था, अनिकेत खुश हो गया कि मम्मा ने मेरी बात रख ली, और उनको मैंने कहा था कि चौरस पराठा बना के देना है, तो उसको दूंगी पराठा, पहले भोग लगा दूंगी। तो वो देख रहा था वहीं खड़ा खड़ा, कुछ ना कुछ बोल रहा था, तो मैंने उसकी तो वॉइस कट कर दी, अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उसको मैंने दिखाया भी था ये पराठा। तो चलिए जी, सबको पराठे खिला दिए। ये था हमारा लास्ट वाला पराठा, तो इसको भी बना रही हूँ, और साथ ही साथ जो मैंने सेटअप लगाया था खाना बनाने के लिए, जैसे ये डिब्बा है उसको भी, इसको ड्रमी में रख रही हूँ, आटे वाली ड्रमी में। जो चकला बेलना है इसको भी उठा दूँगी, जो कपड़ा बिछाया है ये सारा साथ ही साथ हो जाएगा। और गैस के दूसरे चूल्हे पर मैं बना रही हूँ अपने लिए मूंग दाल का चीला। मुझे ब्रेकफास्ट में किसी भी तरह का कोई ना कोई चीला पसंद है, जैसे कि बेसन का चीला, सत्तू के आटे का चीला, मूंग दाल का चीला, या बाजरे के आटे का चीला। ऐसे चीले बनाती हूँ, उसमें थोड़े से प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी कोई सब्ज़ी मेरे पास अवेलेबल होती है वो डाल देती हूँ। डाल के पतला सा एक चीला बना लेती हूँ, साथ में कोई ना कोई चटनी या फिर दही ले लेती हूँ, और फिर थोड़ी सी ले लेती हूँ चाय। ये मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। अभी सिस्टर और डैडी जी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, उन्हीं को पराठा देने गई थी कि आपको कुछ चाहिए। उसके बाद फिर हैंड वॉश करके मैं खुद का ब्रेकफास्ट करूँगी, और फिर मुझे किचन क्लीन करनी है, बर्तन धोने हैं। तो आपको बताऊँगी कि बर्तन कैसे धुलते हैं ताकि जल्दी जल्दी बर्तन भी धुल जाए और आपका काम भी फटाफट हो जाए बिना थके। तो खाना मैंने खा लिया था जी, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले जिन चीज़ों पर मेरे हाथ लगे थे, जैसे कि ये चीनी का डिब्बा हो गया, या चाय पत्ती का हो गया, घी के कंटेनर हो गए, सब पे किसी ना किसी पे आटे के वाले हाथ लग जाते हैं, या नमक वाले, मसाले वाले, कुछ ना कुछ लग जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ नहीं करना होता, अगर चीज़ें हमेशा ही नीट एंड क्लीन चाहिए आपको, तो बस सूखा कपड़ा लेना है, उसके साथ ही ना फटाफट ऐसे हाथ से घुमा देना है, और चीज़ें हमेशा ही आपकी साफ़ रहेंगी, क्लीन रहेंगी। और अलग से ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही टाइम निकालना पड़ेगा कि सारा कुछ साफ़ करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये मैं दिखा रही थी कि मेरे पास 2 कंटेनर हैं ऐसे, तो इसका एक का कांच टूट गया था, मुझे कोई डीआईवाई चीज़ लगानी पड़ेगी तभी ये ठीक होगा, क्योंकि एक मैं घी रखती हूँ और एक में रखती हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो अभी करने लगी हूँ गैस कुकटॉप की क्लीनिंग। तो गैस कुकटॉप की क्लीनिंग वैसे तो हमेशा ही खाना बनाने के बाद करनी चाहिए, लेकिन अब जब भी कोई पराठे बनाते हैं, कोई तड़के वाला काम करते हैं, तो उसके बाद तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब भी पराठे बनाते हैं तो उसका तेल की छींटें आसपास गिर जाते हैं। अब सुबह से चाय भी 2-3 बार बन गई है, दूध भी गर्म किया गया, थोड़ा बहुत बाहर निकल ही जाता है। तो अगर चीज़ें ना साथ ही साथ साफ़ कर ली जाए तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, और ना ही ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ती है, ना ही ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ता है। तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सॉफ्ट सा स्क्रबर लेना है, उस पर लिक्विड डिश वॉशर लगाना है, उसके साथ ही इसको 2 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको घुमा देना है। उसके बाद किसी पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े साफ़ कर लेना है। इसके जो किचन कुकटॉप के जो नॉब होते हैं जिस पे हमारा हाथ बार बार जाता है, कभी आटे वाला, कभी घी वाला, कभी तेल वाला, कभी मसाले वाला, ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो इसलिए इसको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मुझे कई ना दोस्तों के मैसेज आते हैं कि वो भी चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें, फुली मोटिवेटेड हैं, एनर्जेटिक है काम करने के लिए, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है। उसका कारण है कि उनकी हेल्थ नहीं अच्छी है, वो अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोई जिम एक्सरसाइज, कोई योगा, या कोई वॉक, रनिंग, कोई साइकिलिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, हम जो जिम जाते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्लिम होने के लिए करते हैं, पतले होने के लिए। जितना बॉडी वेट होना चाहिए बीएमआई के अकॉर्डिंग उतना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा मोटापा तो फिर बीमारियों को वेलकम ही करता है, वो तो नहीं करना है। बट ये नहीं कि हमने सिर्फ बाहरी रूप से सुंदर होना है, अंदर से होना है। जो एक्सरसाइज है, वॉक है, ये हम
को सिर्फ फिजिकली फिट नहीं करती बल्कि मेंटली भी फिट करती हैं, हम में पॉजिटिविटी भरती हैं, हमारा नज़रिया पॉजिटिव बनाती हैं। जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी ना तो सारे काम ही हमको अच्छे लगेंगे, वो हमारा शरीर भी साथ देगा। और अपनी हेल्दी डाइट के लिए आपको हमेशा ही हाई प्रोटीन वाला खाना और कम जो तेल वाला है, कम चीनी वाला वो खाना खाना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी, तो सुबह हस्बैंड ने चाय तो ज़रूर बना ली थी, लेकिन उन्होंने यहाँ चाय, उनका हाथ लग गया था वो पतीले पर, तो सारा ही चाय नीचे गिर गई थी। तो लगते हाथ इसको भी साफ़ कर रही, क्योंकि मुझे दिखाई दे गया था। सुबह तो मुझे नहीं दिखा था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि ब्रेकफास्ट पर लेट हो जाता। इसको अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि चाय में चीनी होती है, चाय पत्ती है, चाय पत्ती का कलर भी, किचन मेरी वाइट है, उस पर लग गया था चीनी की, वो थिंदियाई सी चिकनाहट चिपक गई थी। तो मुझे इसको 2-3 बार सोप से रगड़ना था। उसके बाद फिर गीले सूखे वाला कंसेप्ट लगाकर कपड़े से इसको अच्छे से पोंछा। उसको तो साफ़ किया ही किया, जो 2-3 और मेरी दिख रही थी ड्रॉर की जो कैबिनेट्स हैं, ये इसको भी मैंने बाहर से क्लीन कर दिया। क्योंकि जो किचन मेरी वाइट है, अगर गंदे हाथ थोड़े से भी लगते हैं गंदी हो जाती है, पर चमक भी बहुत अच्छे से जाती है। मुझे ये वाइट किचन बहुत पसंद है, क्या करी हम लोगों ने बनवाई है। अद्विका मुझे देकर गई थी नारियल नारियल चटनी बनाने के लिए। तो कच्चे वाले नारियल की जो चटनी है ना, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, बजाय इसके जो सूखा वाला नारियल लेकर आते हैं उसको कद्दूकस करके बनाते हैं, इसकी चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो पेंट्री को भी यहाँ पर साफ़ करने लगी, दिखा बता तो रही हूँ ना, जब हमको कुछ गंदगी दिखती है ना तो हम सारा कुछ ही पे साफ़ कर देते हैं। उसके बाद अभी करने लगी हूँ बर्तन की क्लीनिंग। बर्तन की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ, ताकि थोड़े से टाइम में आपके बर्तन भी बहुत अच्छे से चमक जाएँ और ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। तो इसके लिए सबसे पहला टिप आपने अपनाना है, जितने भी जूठे बर्तन हैं, जितनी भी जूठ है, इनको सारी निकाल देनी है। निकाल के, अगर 2 सिंक है तो बहुत अच्छी बात है, इसको निकाल निकाल के किसी साइड वाले सिंक में रखते जाना है। अगर सिंक एक ही है तब भी हो जाएगा, आपने साइड में कुछ थोड़ी सी सेल्फ को स्पेस बना लेनी है। तो सारे बर्तनों की एक बार जूठ, चाहे वो कटोरी हो, चम्मच हो, चाहे वो कुकर हो, कढ़ाई हो, सारी अच्छे से निकाल लेनी है। उससे क्या होता है कि आधे बर्तन ना तो आपके वैसे ही साफ़ हो गए अगर जूठ निकाल देते हो। अगर उसी जूठ पर ही आप अपना स्क्रबर चलाते हो, ये जूना चला देते हो, तो जूठ ना साफ़ होने की बजाय उसमें और चिपकती रहती है। जैसे कि ये पराठे बने थे, तेल था लगा, चिकनाहट थी। अगर अच्छे से इसको सारा निकाल दिया गया, थोड़ी बहुत जूठ जो रह भी जाती है, तो जब स्क्रबर लगाते हैं तो फटाफट ही हो जाता है। अच्छा, तो देखो अब सिंक मेरा खाली पड़ा है ना, अब मुझे पता है कि मेरा सिंक खाली पड़ा है, तो वहाँ से फटाफट एक एक बर्तन उठाती जा रही हूँ, तो इसमें रखती जा रही हूँ। तो इससे बर्तन बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और जो बड़े बर्तन होते हैं हमेशा ही एंड में साफ़ करने चाहिए, ताकि जो एंड में जब धुलेंगे ना तो ये बर्तन ऊपर रहेंगे। तो ये ऊपर वाले जो बर्तन हैं, बड़े वाले बर्तन, ये तवा, कुकर, कढ़ाई, इसको तो हम अपने टोकरे में रखेंगे नहीं, क्योंकि छोटे बर्तन रखने होते हैं, तो इनको तो हम साइड में रखेंगे। वैसे तो मैंने टोकरा साइड में लगाया हुआ, तो ये हमने किचन में ये कैबिनेट बनवाई हुई है, कटोरी, गिलास, प्लेट्स रखने के लिए। तो मैंने बताया ना, जो कढ़ाई, कुकर और ये तवा था, ये तो भारी बर्तन तो मेरे साइड में रख दिए थे मैंने इनको निकाल के, क्योंकि पानी भी निकल गया था। अब उसके बाद जो ग्लास और कटोरियाँ, तो मैंने इसको कैबिनेट को खोल दिया, तो फटाफट उसके ऊपर रखने लगी। इसमें जो कैबिनेट जो बनी हुई है ना, इसके नीचे कट भी है, तो पानी जो इसका नीचे इसका गिरता ही रहता है। उसके बाद एक काम और करना होता है, हमेशा ही बर्तन धुलने के बाद किचन के सिंक को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर एक चीज़ की आपने लाइफ बढ़ानी है, देखो चीज़ को खरीदना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको बनाए रखना, उसके मेंटेनेंस को बरकरार रखना, ये सबसे मुश्किल काम है। जितना उस चीज़ को मेंटेन करके रखोगे ना, उतनी ही उसकी लाइफ बढ़ेगी। तो उसके बाद आ गई थी बाथरूम को साफ़ करने के लिए। बाथरूम मेरे बच्चों का हमेशा ही क्लीन ही रहता है, बहुत अच्छे साफ़ कर, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, मैं आपको दिखा रही थी ना, जो किचन में, ये देखिए वॉश बेसिन कितना क्लीन पड़ा है, साइड प्लेट्स हैं, इसमें सारा सामान अच्छे से रखा हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि आपको अगर कैमरा कैप्चर कर रहा हो, तो ये है मेरा वाइपर, बच्चों के बाथरूम का वाइपर, ये गंदा पड़ा है या किनारे पर, क्योंकि ये क्रीम कलर का सारा बाथरूम बना है, क्रीम कलर की टाइल्स, फ्लोर वाली टाइल्स भी क्रीम कलर की हैं और ऑफ वाइट शेड की ही हैं इसकी वॉल टाइल्स। तो ये किनारे रह जाते हैं, इसको बच्चे नहीं डीप क्लीनिंग कर पाते, तो ये बस साफ़ करने आई हूँ। बस जो चीज़ गंदी लगे बस उसको साफ़ कर दो। अगर टाइम उतना नहीं आपके पास, क्योंकि वर्किंग वुमन के पास टाइम इतना नहीं होता है, बजाय इसके कि सारी चीज़ को एक एक पकड़ो और उसको साफ़ करो। जैसे मैं तो अब नीचे अपने बाथरूम में नहाती हूँ, तो वहाँ तो मेरा हाथ किसी ना किसी चीज़ पर लगता रहता है, कभी मैंने मग साफ़ कर दी, कभी बाल्टी कर दी, कभी कुछ क्लीन करी, कभी कुछ क्लीन कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब बच्चों से उतना नहीं हो पाता है,
तो बस जो जो चीज़ें गंदी थी मुझे दिखाई दी जा रही थी। वॉल टाइल इतनी गंदी नहीं थी तो मैंने नहीं क्लीन करी। फ्लोर टाइल भी क्लीन अच्छे से थी, वो भी मैंने नहीं करी। तो जो साइड वाले कॉर्नर्स थे जहाँ जॉइंट्स थे वो ज़रा गंदे थे, उस पर सोप लगाया और हार्ड ब्रश के साथ इसको अच्छे से स्क्रब कर दिया। बाल्टी गंदी थी, इसको मैंने सोप लगा दिया, मग वगैरह ये सोप लगा दिए। बस हम जब इन चीज़ों को, जो गंदी चीज़ें थी टॉयलेट सीट बच्चों से उतनी साफ़ नहीं हो पाती हैं, और कई बार तो वो हार्पिक ज़्यादा छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है जो टॉयलेट सीट के जो स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको कहा हुआ है कि हार्पिक से मैं ही उसको क्लीन करूँगी, बाहर से भी अंदर से भी। तो वो कर तो देते हैं लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो बस इतनी जल्दी ये बाथरूम भी क्लीन हो गया था। तो जो चीज़ें साफ़ ना हो बस उनको फटाफट साफ़ करिए, बस हमेशा ही आपका बाथरूम क्लीन मिलेगा। तो ये सारा ही ऑफ वाइट कलर का ये वॉशरूम बना हुआ है बच्चों का, नीचे वाली भी टाइल्स ऐसे ही हैं। तो ये बस थोड़ी सी मेहनत करने से हमेशा ही, चाहे आप यूज़ करो चाहे आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है उसको भी अच्छा लगेगा। गेस्ट की बजाय अब घर आपका है, इसकी मेंटेनेंस तो आपने ही करनी है। तो ये हो गया वॉशरूम साफ, लाइट कर दी मैंने बंद। उसके बाद चलेगी जी नहाने के लिए। टाइम जी 1 सवा 1 का हो गया था। टाइम नहीं आपको शो कर पाई थी क्योंकि टाइम बच्चों को लग रही थी भूख, वैसे ही उनको पता था कि डोसा बनना है। जब कुछ ऐसा बनना हो तो उनकी भूख तो फिर डबल हो जाती है। तो अभी बना रही हूँ मैं सांभर। सांभर बनाने के लिए 1 कप मैंने दाल ली थी अरहर की, जिसको तुअर दाल की कहा जाता है। और यहाँ ली हैं सब्जियाँ, बैंगन हैं, टमाटर हैं, थोड़ी सी भिंडी है, शिमला मिर्च हैं और ये लौकी है। अगर कोई भी सब्जी ना भी अवेलेबल ना हो, सिर्फ प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल दो ना, तब भी सांभर बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये सब्जियां सब मेरी किचन गार्डन की थोड़ी थोड़ी लगी हुई थी, थोड़ी थोड़ी मैंने इसमें डाल दी। तो इसमें अब डालूंगी 3 गिलास पानी, सिर्फ 3 गिलास ही डालूंगी। थोड़े से प्याज भी डाल दिए थे, हरी मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली थी, नमक और हल्दी, क्योंकि अद्विका ने भी खानी है तो उसके लिए भी दाल निकालनी है। तो फिर अब थोड़ा सा डाल दिया था मैंने तेल, ताकि दाल बाहर बहे ना। क्योंकि इसमें मैंने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करा है, क्योंकि इस दाल को ना अच्छे से मैश करना है। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो दाल अच्छे से गलेगी नहीं और पानी भी कुकर से बाहर चला जाएगा। जब इसको मैश करूँगी अच्छे से मैश नहीं होगी। तो फिर अब मैं बनाने लगी हुई यहाँ पर कोकोनट चटनी। कच्चा नारियल निकाल दिया गया था। अब यहाँ पर कोकोनट चटनी बनाने के लिए 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच ही उड़द दाल, इसको ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल ही धीमी आंच पर। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक नारियल को कद्दूकस कर रही हूँ तब तक ना इसको रोस्ट कर लेती हूँ। कोई घी नहीं डालना, कोई तेल नहीं डालना। तो वैसे तो कट करके चटनी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं चटनी बनाने लगी हूँ ज़्यादा। पूरा नारियल मैंने यूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे चटनी बच्चों ने कहा था कि स्टोर करनी है। इसीलिए आज वाली जो चटनी है ना कोकोनट, इसमें मैं दही ऐड नहीं करूँगी। अगर उसी टाइम यूज़ करनी है तो दही ऐड करें, अगर स्टोर करनी है तो दही ना ऐड करें। इसमें डाल दिया मैंने कड़ी पत्ता और तीखी हरी मिर्च, जैसे भी आपके घर का टेस्ट है। अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा तीखी हरी मिर्च डाल लें, अगर कम खाते हैं तो कम। और जो ड्राई रोस्ट करी हुई थी चना की दाल और यहाँ पर उड़द की दाल, और नमक और थोड़ा सा पानी। पानी अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि दही मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, नहीं तो ये फाइन पेस्ट नहीं बनेगा। अच्छा, सारा कुछ चटनी बहुत अच्छे से मेरी बन गई थी। अभी बता रही हूँ, जब मैंने डोसा खाया चटनी खाई तब मुझे याद आया भी एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है जी इसमें मूँगफली के दाने। पिछली बार चटनी जब बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि मूंगफली के दाने भी इसमें डालने हैं, क्योंकि हम लोग तो स्नैक्स खाते रहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो मैं भूल गई थी, तो चटनी में ज़रूर ऐड करिएगा। अभी करने लगी हूँ सीजनिंग। सीजनिंग के लिए थोड़ा सा डाला रिफाइंड ऑयल। मैंने ढक पता इसलिए दिया था क्योंकि जो सारी राई थी ना बाहर आ गई थी तिड़क तिड़क के, नहीं तो उसमें कढ़ाई बेचारी कुछ बचती ही ना। तो इसमें डाली मैंने थोड़ी सी राई, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें तीखी वाली, और थोड़ा सा इसमें डाला कड़ी पत्ता और थोड़ी सी डाली हींग, और थोड़ा सा जो कढ़ाई में लगा हुआ था ना वो भी इसमें अच्छे से मिक्स करके डाल देंगे, क्योंकि फिर वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये चटनी मैंने ज़्यादा इसीलिए बनाई कि मुझे इसको करना है स्टोर। इसमें मैं दही नहीं ऐड करी, और मूंगफली के दाने बाय मिस्टेक ही मुझसे स्किप हो गए थे, तो ऐड जरूर कर लेगा। अभी करने लगी हूँ यहाँ पर जो आलू की पीठी बनानी है। आलू वहाँ पर सिस्टर इसको छील रही है, छील करके उसको मैंने कह दिया था कि इसको भी तूने कद्दूकस ही कर लेना। थोड़ा सा डाला रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल के बाद थोड़ी सी राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, और फिर से सेम वाला प्रोसेस, इसको मैंने लिड से कवर कर दिया, नहीं तो सारी राई ना बस तिड़क तिड़क के सारी बाहर आ जाती। तो थोड़े से डाल दिए इसमें प्याज टमाटर। सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्जियां मेरे पास नहीं थी, क्योंकि वो शिमला मिर्च जो थी मैंने उसी में ही सांभर में ही डाल दी हैं। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। बस इतने में ही ये हो जाए। ये देखो कद्दूकस किया हुआ आलू, इसका अलग ही टेक्सचर आ जाता है। और जब इसको मिक्स करते हो ना
तो और अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये हमारे बन गया सांभर। दाल देखिए अभी तो इतनी ही गाढ़ी है, इसको पहले अच्छे से मैश कर लूँगी, फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। तो इसीलिए मैंने पहले पानी ऐड ज़्यादा नहीं करा था। अब सांभर बनाती कैसे हूँ, इसमें डालूँगी तीखी साबुत लाल मिर्चें, थोड़ी सी हींग, राई और कड़ी पत्ता। और इसके अलावा अगर सांभर मसाला नहीं है तो ये है चिकन मसाला। ऐसा मत सोचिएगा कि चिकन मसाला नॉनवेज होता है, मसाला कोई भी नॉनवेज नहीं होता है। और इसमें मैं डालूँगी इमली का पानी। इमली के पानी के बिना तो सांभर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इमली को मैंने 2 से 3 चम्मच इमली को थोड़े से पानी में इसको भिगो के रख दिया था। इसको अच्छे से मसल लूँगी, मसल करके सारा इमली का अर्क इस सांभर में डाल दूँगी। अभी तो फिलहाल रिफाइंड ऑयल डाला, थोड़ा सा गर्म हो गया, उसमें डाल दी कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्चें, हींग, राई और सारा कुछ अच्छे से भून के इसको इसमें डाल दिया मैंने सांभर, अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी तो ये गाढ़ा लग रहा है ना, तो इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि अभी इसको 10 मिनट और पकाऊंगी। इमली का पानी भी सारा पल्प अच्छे से इसको मसलना है ताकि इमली का जो पल्प है ना सारा ही उस पानी में चला जाए। फिर इसको छान लूँगी, छानने के बाद इसको भी मैं डाल दूँगी सांभर में। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना सांभर की, ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, ज़रा झंझट भी नहीं होता। सब्जियां तो मैंने आपको पहले ही बता दी, अगर अवेलेबल हैं तो डालो। बस करेला जैसी सब्जी नहीं डालनी होती है, बाकी तो सारा कुछ इसमें डाल दो। आलू, प्याज, टमाटर, सब कुछ जो कुछ अवेलेबल हो घर में सारा कुछ डाल दो और पतला सा करके इसको बॉयल कर लो और अच्छे से इसकी सीजनिंग कर दो और बहुत बढ़िया ये तैयार हो जाता है हमारा सांभर। तो अभी बनाने लगी हूँ डोसा। डोसा की ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आधी कटोरी पानी लेना है, अच्छे से बॉयल आ गया सांभर में तो इसको उतार के रख दूँगी साइड में। तो डोसा ये देखिए डबल हो गया पूरा, ये जो डोसा का बैटर था यही निशानी होती है कि अच्छे से ये फूल गया है। लेकिन अभी जैसे मैंने कड़छी से इसको उठाया ना तो ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो वो जो ट्रिक बता रही थी ना डोसे वाली, मैं आधा कटोरी पानी, पानी में थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डाला था। वो इसलिए डाला कि इसमें बार बार हमको जितनी बार डोसा बैटर फैलाएंगे ना इसमें तेल नहीं डालना लगाना पड़ेगा, पानी की छींटे नहीं मारने पड़ेंगे। उसी से ही उसको नैपकिन पेपर से डिप कर दो, डिप करके जितनी बार डोसा बैटर फैलाना है ना उससे पहले इसको लगा देना है एक बार तवे पर। ये नॉन स्टिक पैन है, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पास डोसा तवा नहीं है। तो जब नॉन स्टिक पैन पे बनाते हैं डोसा तो इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता, ना ही डार्क ब्राउन बनता है। तो चलिए जी, आप भी अपने घर में सबको खिलाइए सांभर डोसा।